तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया है बेसिक स्ट्रक्चर का। इसको हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो है एक जुडिशियल डॉक्ट्रिन है, जुडिशियल इन्वेंशन एक तरह से कह सकते हैं कि जुडिशियरी ने इस टर्म को जो है वो खोज के निकाला है और इतना मजबूत अपना संविधान और अपना जो कोर्ट है उसको इतना मजबूत किया है इस बेसिक स्ट्रक्चर के कंसेप्ट ने कि ये हमारा इंडिया का जो कोर्ट है, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग, और हमारा कोर्ट जो है वो वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कोर्ट है, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कोर्ट या स्ट्रांगेस्ट या पावरफुल जो है वो हमारा कोर्ट है। विश्व का सबसे शक्तिशाली कोर्ट जो है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट है। तो ये बात जो है वो इस बेसिक स्ट्रक्चर के आने के बाद जो है ये बात इस्टेब्लिश होती है कि कैसे जो है वो हमारा कोर्ट जो है वो वर्ल्ड स्ट्रांगेस्ट कोर्ट जो है वो बन जाता है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को जो है वो हम लोग जानने और देखने के प्रयास करेंगे कि कैसे जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन जो है वो निकल कर सामने आया और कैसे ये जो हमारा जुडिशियरी का जो एक इन्वेंशन जो निकलकर सामने आया, इसको एक टर्म और कहा जाता है जुडिशियल क्रिएटिविटी। जुडिशियल क्रिएटिविटी भी इसको जो है वो कहा जाता है कि ये जुडिशियल ने क्रिएट किया है। तो जुडिशियल क्रिएटिविटी भी जो है वो इसको माना जाता है कि ये जो है भारत के ही कोर्ट ने जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये इस जुडिशियल क्रिएटिविटी को जो है वो लाया है, जिसको हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। और ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हमारे अमेंडेबिलिटी पावर को, जो हमारे नहीं पार्लियामेंट का जो अमेंडेबिलिटी पावर है, जो पार्लियामेंट के पास संविधान को अमेंड करने का, बदलाव करने का जो पावर है, संशोधन करने का जो पावर है, उस पावर पर जो है वो एक तरह से समझिए कि अपना कंट्रोल या एक तरह से जो वो वाइड पावर जो हमारे एक तरह से कह सकते हैं कि पार्लियामेंट को प्राप्त था, कि बेलगाम पावर जो प्राप्त था उसको जो है वो लगाम देने का प्रयास जो है वो इस बेसिक स्ट्रक्चर ने जो है वो किया है। यानी कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियन है, जो हमारे सांसद लोग हैं, उन लोगों ने जो उन लोगों के पास जो शक्ति है, कानून बनाने की शक्ति है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की शक्ति है, वो शक्ति जो है वो कभी भी जो है बेलगाम जो है वो नहीं हो सकती है। यानी कि कुछ भी चाहे तो वो अमेंड नहीं कर सकते हैं। उनको अमेंड करने के पहले उनके हर प्रस्ताव को जो है इस बेसिक स्ट्रक्चर पर जो है वो कसना होगा। जैसे कसौटी पर कसा जाता है, उसी तरह जो है उसको बेसिक स्ट्रक्चर पे जो है वो उसको टेस्ट जो है वो उसको करना पड़ेगा कि जो हमने चेंजेस लाए हैं वो क्या कहीं बेसिक स्ट्रक्चर को या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो डैमेज तो नहीं करता है। तो यही जो है वो पूरा कंसेप्ट कैसे निकल कर आया, इससे संबंधित क्या क्या विवाद उत्पन्न हुआ और कैसे वेरियस केसेस में जो है जब चीजें आई और बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या क्या चीजों को इंक्लूड करता है, यही सब चीजों को जो है आज हम लोग देखेंगे। तो इसको समझने के पहले एक चीज हम लोगों को और समझना होगा कि दो चीजें हैं हमारे यहां। क्या है कि जो हम लोग लॉ बना रहे हैं, या जो कानून बना रहे हैं या जो एक्ट बना रहे हैं, ये कुल मिलाकर के जो है वो असल में लॉ को ही अगर देखें तो ये लॉ जो है वो तीन प्रकार से जो है वो हो सकता है। थोड़ा सा इतर हटके हम बात बता रहे हैं। एक हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक कानून हो सकता है। दूसरा जो हो सकता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। और तीसरा जो हमारा होता है वो पार्लियामेंट्री होता है, जिसको कि हम लोग ऑर्डिनरी लॉ भी कह सकते हैं। जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए फिर तो जो हमारा यहाँ पे लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो सकता है, संवैधानिक कानून हो सकता है, प्रशासनिक कानून हो सकता है
और तीसरा जो है वो पार्लियामेंट्री या जिसको हम लोग ऑर्डिनरी कानून जो है वो कह सकते हैं, वो हो सकता है। ये हमारे यहाँ इंडिया में जो है वो कौन कौन सा लॉ हो सकता है, इस बात को जो है वो बताता है। अब जो भी कानून बनेगा, विशेष करके कॉन्स्टिट्यूशनल, ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कानून बन रहा है वो एग्जिस्टिंग चीजों में क्या करता है, एक्सपेंशन का काम करता है। जैसा जैसा जरूरत पड़ा हम उस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे, उस एग्जिस्टिंग ढांचा पे जो है एक्सपेंशन करते हैं। यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बेसिक है, वो एक प्लेटफॉर्म है। इसी प्लेटफॉर्म पे जो है वो हमको जितना पिलर और जितना बिल्डिंग ऊपर बनाना है उसको जो है वो हम लोग कर सकते हैं। यानी इस प्लेटफॉर्म को हम लोग हिला डोला नहीं सकते हैं, और इसी हिला डोला नहीं सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म को जो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ये क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म को भी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बोल दिया गया है। ये प्लेटफॉर्म में जो है वो मूल ढांचा, यही तो मूल है। प्लेटफॉर्म अगर हिल गया तो पूरा बिल्डिंग हिल जाएगी। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग नहीं हिला डुला सकते हैं। यही बात जो है वो उन्होंने केशवानंद भारती का जो फेमस केस है, इसको जो है वो यहाँ पर लेकर के आया था। तो अब उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आज हम लोग किस दिशा में जो है वो बात करने जा रहे हैं और क्या क्या इस पे जो है वो चर्चाएं आज जो है वो होंगी। तो हम लोग जो है वो अब इसमें जो है वो एक एक करके क्या क्या इंपॉर्टेंट केसेस जो यहाँ पर हुए थे उसको जो है वो समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे कैसे ये जो डॉक्ट्रिन है, ये इवॉल्व बाय, कोई एक दिन का ये मैजिकल इवोल्यूशन नहीं है, कोई मैजिक हुआ किसी को रात में सपना में आया, ऐसा कुछ नहीं है। ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है वो आया और अंत में इस स्टेज पे आया 1973 में कि इसके बाद जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो संविधान का मूल आत्मा, मूल ढांचा जो है वो तय किया गया। और जो भी अब इसके ऊपर बिल्डिंग बनेगा, इसी मूल ढांचा के ऊपर जो भी अमेंडमेंट होगा, जो भी वक्त के अनुसार हम लोगों को जरूरतें पड़ेगी, वो जरूरतों को जो है वो इसी मूल ढांचा पर देखना होगा कि इस मूल ढांचा को तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, हमारे प्लिंथ को, हमारे बेस को तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले जो है वो कोई भी नया अमेंडमेंट जो आता है, वो अमेंडमेंट को हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर के कसौटी पर जो है वो रखते हैं और उसके बाद ही जो है जाकर हम लोग उसमें चेंजेस जो है कर सकते हैं। किसी भी तरह से ये बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाया, वायलेट किया, तो वो कानून नल एंड वॉइड हो जाएगा। अगर अमेंडमेंट किए तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी लाए तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। यानी किसी भी तरह का कानून जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को, किसी भी तरह का एक्ट जो हमारे मूल ढांचा को जरा सा भी हिलाया डुलाया तो वो खारिज हो जाएगा, कैंसिल जो है वो हो जाएगा, अब स्वतः कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर निकल के आता है। और जो हमारे कोर्ट का जूरिस्प्रूडेंस है, जो कोर्ट का हमारा जूरिस्प्रूडेंस है, या यूं कहें कि उसका जो क्षेत्राधिकार है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर आता है, इसलिए उसको गार्जियन भी कहते हैं। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन पर जो है संबंधित, जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें हैं उससे संबंधित जो लॉ बनाए, वो लॉ को जो है वो कोर्ट के जूरिस्प्रूडेंस में, कोर्ट के क्षेत्राधिकार में जो है वो डाला जाता है। कोर्ट फिर इस चीज को तय करता है कि बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है। तो यही जो है वो इसका प्रोसीड्यूर जो है वो चलता है। इसमें अगर हम लोग बात करें कि एक चीज और समझ लीजिए, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको समझ लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक फिक्स्ड डॉक्यूमेंट है, ये फिक्स्ड है, ये जो है पूरी तरह से फिक्स है। इसमें जो है कोई हिला डुला नहीं सकता है, जितना चीजें लिखी हुई है वो फिक्स है। अब क्या कर सकते हैं, इसमें फिक्स चीजों पे जरूरत के हिसाब से हम लोग एक्सपेंशन कर सकते हैं। एक्सपेंशन जो है वो कर सकते हैं, समय समय पर एक्सपेंशन होता भी है, नए नए चीजें, नए नए एलिमेंट जो है वो यहाँ पर ऐड होते रहते हैं। तो ये हो गया। दूसरा चीज क्या होता है, एक ऑर्डिनरी लॉ जिसको पार्लियामेंट्री लॉ कहते हैं, ऑर्डिनरी NARY, ऑर्डिनरी लॉ। तो दूसरा चीज हो गया ऑर्डिनरी लॉ, जिसको हम लोग पार्लियामेंट के द्वारा जो है वो लॉ की तरह ले आए और लगा दिए। भाई लॉ लगा दिए कि झंडा को अब हम रात में भी लगा सकते हैं, रात में झंडा फहरा सकते हैं। लॉ लगा दिए कि झंडा को जो है अब हम गाड़ियों में लगा सकते हैं। लॉ बना दिए कि हम जो मोबाइल में 2 घंटा से ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं। लॉ लगा दिए कि इंटरनेट जो है वो फ्री हो जाएगा। लॉ लगा दिए कि हम जो है वो बिजली फ्री देंगे। तो दीज आर ऑल लॉ, ऐसा जो हम लॉ लगा सकते हैं। लॉ लगा दिए कि बच्चों को जो है वो हम मुफ्त में भोजन देंगे।
तो ये सब जो है वो लॉ है, दीज आर ऑल लॉ। तो इस तरह के हम कुछ भी लॉ ला सकते हैं। लॉ ला दिए कि जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो 24 आवर वर्दी में रहेंगे। लॉ ला दिए कि भाई जो कार चल रही है उस कार में जो है वो एयर बैग नेसेसरी होगा। समझ रहे हैं, मैं एग्जांपल देने का प्रयास कर रहा हूं कि ये सब चीजें जो है वो ऑर्डिनरी लॉ है, साधारण कानून है। हम कैसे जिएंगे, हम कैसे रहेंगे, देश के लोगों की सुरक्षा कैसे होगी। हम लॉ लगा दिए कि जो कारें, जो ट्रक चल रही है उसको इन्वायरमेंटल टेस्ट पास करना होगा, इन्वायरमेंटल टेस्ट पास करना होगा। तो ये लॉ है, दीज आर सिंपल ऑर्डिनरी लॉ। किसी भी चीज को लेकर के हम कानून बना दिए। तो ये हो गया हमारा ऑर्डिनरी लॉ। इसमें जो है वो कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना उस हिसाब से बन रहा है। जैसे नितिन गडकरी साहब अभी बता दिए ना कि 30 साल से ज्यादा पुराना व्हीकल जो है वो हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं, उसको स्क्रैप करना होगा, स्क्रैप पॉलिसी ले आए। तो दिस इज ऑर्डिनरी लॉ। एक नियम बना दिए, एक कानून बना दिए कि 30 साल से ज्यादा पुराना नहीं होगा। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब नहीं है इसको, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से इसको जो है वो मतलब नहीं है, या कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स से जो है इसको मतलब नहीं है। तो ये जो है ऑर्डिनरी लॉ का एग्जांपल जो है वो कुछ हम बता दिए। अभी जो है वो ऑर्डिनरी लॉ जो है वो डायरेक्ट जो है वो अपने मेजोरिटी से ला सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट है मेजोरिटी में वो ला सकती है। अब रहा दूसरा बात, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब ये क्या, अब हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है। जो हमारा सबसे बड़ा किताब है जिससे देश चलता है, इस किताब में बदलाव करना है, इस किताब के प्रोविजन में बदलाव करना है। तो ये इतना हलवा चीज नहीं है, इसको इतना आसानी से नहीं कर सकते। ऑर्डिनरी लॉ तो हम लोग ऑर्डिनरी रूप से ले आए, जो हमने अभी देखा एग्जाम्पल कुछ कुछ आपको बता दिए। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बातें लिखी हुई हैं उसको चेंज करना हमारे लिए इतना आसान नहीं है। इसको चेंज करने के लिए जो हमारा पार्लियामेंट है ना, चल हटो, बदमाशी नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है, जो किताब है, इसमें जो हम लोग चेंजेस करते हैं, तो ये पार्लियामेंट एक तरह से समझ लीजिए कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली की तरह काम करता है। कंस्टिट्यूएंट असेंबली की तरह काम करता है। ये कैसे, इस बात को समझिए, इस बात का मायने समझिए क्या है। पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंट असेंबली की तरह काम करता है। जो हमारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना था, इसका क्या काम था, ये क्यों बना था, बताइए फटाक से। तो बताइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों बनाया गया था। कोई नहीं। सर संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई थी। यस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को संविधान सभा कहते हैं हिंदी में, सॉरी हमको हिंदी भी बताना है ना, संविधान सभा। तो ये संविधान सभा क्यों बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। एग्जैक्टली फ्रेम करने के लिए, यही टर्म है, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। अब इस फ्रेम में हम लोग को चेंज करना है, तो जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार है, फ्रेम करने का अधिकार है, उसी को चेंज करने का भी अधिकार है, या उसमें कुछ नए चीज को डालने का अधिकार है। तो जब हमारा पार्लियामेंट जो है, इस बात को गहराई से समझिएगा, जब हमारा पार्लियामेंट हमारे संविधान में कोई चेंज करना चाहता है, जो हमारे संविधान में जो आर्टिकल्स हैं उस आर्टिकल्स में कुछ एक्सपेंशन करना चाहता है, कुछ बदलाव करना चाहता है, कुछ भी करना चाहे, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह भी जो है वो काम करता है, एक संविधान की सभा की तरह भी जो है वो काम करता है, ताकि वो जो है फ्रेम कर सके। यहां तक क्लियर है। और इसमें एक बात डिफरेंस ये याद रखिएगा कि जब हम लोग ऑर्डिनरी लॉ बनाए, ऑर्डिनरी लॉ बनाए, तो ये एज ए पार्लियामेंट ही काम करता है, एज ए पार्लियामेंट काम करता है। लेकिन जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए, तब वो एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करता है, क्योंकि हमको अब संविधान में चेंजेस करना है, ना कि ऑर्डिनरी शब्दों पे जो है, ऑर्डिनरी चीजों पे जो है वो कानून लाना है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस तो क्लियर हुआ कि कब जो हमारा पार्लियामेंट है, जो हमारा पार्लियामेंट है वो दो तरह से काम किया। कब कब, एक बार जो है वो असेंबली की तरह काम किया, और एक बार जो है वो ऑर्डिनरी लॉ के समय में जो है वो अपना पार्लियामेंट के जैसा काम किया। कब कब बताइए फटाक से। सर जब
नॉर्मल लॉ, सिंपल लॉ ये करना होता है तो पार्लियामेंट एक्ट करता है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना हो तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसा एक्ट करता है। बिल्कुल सही, मतलब ये बात क्लियर है आप लोगों को, ये चीजें क्लियर है। तो हमारा पार्लियामेंट के पास डुअल रोल है, इसका यही मतलब हुआ, दो तरह का रोल है उसके पास। एक तो हमारे संविधान को बदलाव करना, संविधान में चेंजेस लाना, अमेंडमेंट लाना, और दूसरा लॉ बनाना, सिंपल जो ऑर्डिनरी लॉ है। ठीक है, ये हमारे पार्लियामेंट का काम है। अब जब ये पार्लियामेंट का काम संविधान में चेंज करना प्लस ऑर्डिनरी लॉ लाना था, तो ये पार्लियामेंट अपने को नहीं समझेगा अपुनिच भगवान है, समझेगा कि नहीं समझेगा? हाँ, ये गणेश गायतोंडे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा कि हम ही भगवान है, हमको कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल सकते हैं और हम कानून भी ला सकते हैं, यानी सारी शक्ति तो मेरे पास ही है। तो पार्लियामेंट अपने आप को एब्सोल्यूट समझ लेगा। हाँ, फिर निरंकुशता बढ़ जाएगी, निरंकुशता पड़ जाएगी, अपने आप को एब्सोल्यूट मान लेगा, क्योंकि हम संविधान भी चेंज कर सकते हैं, कानून भी ला सकते हैं, ऑर्डिनरी कानून भी बना सकते हैं, लोगों को कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सांस लेना है हम इस पे भी कानून बना सकते हैं कि इससे ज्यादा सांस लिया तो फाइन ले लेंगे, अंदर ऑक्सीजन टान लिए तो बना सकते हैं ना भाई, जब वो एब्सोल्यूट हो गए तो। लेकिन कोर्ट जो हमारा वो है क्या है, वो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है। तो गार्जियन के रहते हुए क्या उसका बच्चा जो है वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी ले सकता है? गार्जियन के रहते हुए क्या आप निरंकुश हो सकते हैं? गार्जियन ऐसा होने देंगे? मनमौजी हो सकते हैं आप? अब इसी पार्लियामेंट के मनमौजीपन को रोकने के लिए जो है वो कोर्ट ने क्या किया कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो ला दिया, एक कॉन्सेप्ट ले आया, एक जुडिशरी डॉक्ट्रिन ले आया, अपना इन्वेंशन कर दिया एक टर्म का कि ठीक है तुमको हम मोटरसाइकिल दी, तुम्हारे पास बुलेट है, लेकिन हम बुलेट का जो इंजन है ना उसमें हम मैकेनिक से बोल के स्पीड लिमिट फिक्स करा दिए। ठीक है तुम बुलेट चलाओ, लेकिन तुम्हारा स्पीड लिमिट जो है वो 70 kmph से ज्यादा जाएगा ही नहीं। तुम जितना भी एक्सेलरेटर डाल दो, जितना भी गियर डाल दो, वो स्पीड लिमिट उससे ज्यादा इंजन जाएगा ही नहीं जाएगा। तो हम तुमको मोटरसाइकिल चलाने से नहीं रोक रहे हैं, हम तुमको बुलेट राइड एंजॉय करने से नहीं रोक रहे हैं, लेकिन मेरे कंट्रोल में। द सेम थिंग इज बेसिक स्ट्रक्चर। हम आपको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने से नहीं रोक रहे हैं, लेकिन आप कितना और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं इस पे जो है वो हम बेसिक स्ट्रक्चर का लिमिट जो है वो लगा दिए। तो यही जो है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर लाने का जो मेन पर्पस है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो एब्सोल्यूटनेस है या जो पार्लियामेंट का एब्सोल्यूटनेस है, इन दोनों को जो है वो रोकने के लिए जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर लाया गया। क्योंकि अब क्यों आया इसको भी हम लोग समझते हैं कि पार्लियामेंट इतना निरंकुश क्यों हो गया। पार्लियामेंट जो है वो कई सारे कानून जो है वो पास करने लगा, और ये अपने एब्सोल्यूटिज्म जो है इसका, एब्सोल्यूटिज्म जो है इसका, ये इस पर जो है वो अपने काफी इतराने लगा, एकदम जो मन सो कानून जो है वो बनाने लगा। तो क्या हुआ, कोर्ट जो है इन चीजों को देख रहा था कि आप जो है वो बेमतलब का इतना इतना कानून जो है वो लेकर के आ रहे हैं। 24th अमेंडमेंट इसका एक उदाहरण है। उसके बाद जो है वो और भी अमेंडमेंट जो है वो लेके आया, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी उदाहरण है। और इन सब चीजों को देखेंगे। इन सब चीजों से क्या हुआ कि पार्लियामेंट ने अपने आप को शक्ति दे दिया, खुद को शक्ति दे दिया, क्योंकि पार्लियामेंट के पास ये पावर था ना कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर लें। और पार्लियामेंट ने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा अमेंडमेंट किया कि सारी शक्तियां जो है वो पार्लियामेंट में चली गई। कानून बनाने की सारी शक्तियां जो पहले से इसके पास थी, उस शक्तियों को और मजबूत करते हुए उसने जो है वो अमेंडमेंट कर लिया और पार्लियामेंट की शक्ति को और स्ट्रांग कर लिया। और ऐसा इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में जो है वो मेनली देखा गया था कि खुद की शक्तियों को जो है वो और स्ट्रांग कर लिया पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट को तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने का पावर है। तो अमेंड करके पार्लियामेंट ने खुद को और शक्ति दे दी। यहां तक क्लियर है?
पार्लियामेंट ने खुद को, हाँ, जब पार्लियामेंट ने खुद को शक्ति दे दी, तो ये शक्ति अगर खुद को दी, तो ये शक्ति की वजह से क्या हुआ, लोगों का फंडामेंटल राइट कहीं हनन होने लगा, लोग जो है वो एग्रीव्ड होने लगे, परेशान होने लगे, पीड़ित होने लगे, ये हनन हो गया, पीड़ित हो गए लोग। क्यों पीड़ित हो गए? क्योंकि पार्लियामेंट ने खुद को अनंत शक्तियां दे दी, और पार्लियामेंट के शक्ति पर अब कोई रोक नहीं हो गया, कोई तरह का रोक जो है वो नहीं है, कोई इसको देखने वाला नहीं, एकदम बेलगाम हो गया, कोर्ट ऐसा होने नहीं देगा। तो यही सब जो बेलगाम स्थितियां हो गई, यही सब पे जो है वो अब डिफरेंट केसेस जो हम लोग देखेंगे कि क्यों हम लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ा, बेसिक स्ट्रक्चर आया कैसे, और पार्लियामेंट ने इसको क्यों फोर्स किया, या पार्लियामेंट ने ऐसा क्या कर दिया था, कोर्ट को मजबूर होकर के जो है वो ये डॉक्ट्रिन जो है वो लेकर आना पड़ा। यही जो पूरी रामायण है, यही जो पूरी राम कहानी है, मतलब यूं कहें तो कोर्ट वर्सेस जो हमारा पार्लियामेंट है, यही राम कहानी का रिजल्ट जो है, जो रामायण है, वो हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जिसको डीबीएस कहते हैं। और ये डीबीएस इस बात को एस्टेब्लिश करता है कि हमारा जो कोर्ट है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, मोस्ट पावरफुल है पूरे विश्व में। जो भारत का कोर्ट है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है पूरे वर्ल्ड में। तो ये भी जो है वो प्रश्न जो है वो एक आध बार मेंस में जो है वो बनता है कि कैसे जो है भारत का जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो बोला जाता है। तो ये सब चीजें जो है वो इसी वजह से आती हैं। खैर, हालांकि वो अलग विषय चीज है। तो ये जो है वो हमको लगता है कि आप लोगों को ये बेसिक समझ में आया कि हम लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर का जरूरत क्यों पड़ा और क्या इसकी कहानी आई। अब हम लोग देखेंगे कि ये डॉक्ट्रिन जो है वो कैसे 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 जो है वो इवॉल्व होता है। तो ये इवोल्यूशन का भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। और सबसे पहले क्या हुआ कि जो पार्लियामेंट है बना 1950 में, सॉरी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1950 में जो है वो लागू होता है। एक तरह से कहें तो हमारा 26 जनवरी से जो है वो बन ही जाता है, हालांकि जो हमारा नवंबर में ही है। क्या है वो कॉन्स्टिट्यूशन डे, कितना नवंबर? 26 नवंबर। यस, तो इस दिन से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक्चुअल में लागू हो जाता है। तो इसके तुरंत बाद जो है वो एक अमेंडमेंट होता है जिसको हम लोग फर्स्ट अमेंडमेंट कहते हैं। तो अगले साल ही जो है वो अमेंडमेंट होता है, और इसी अमेंडमेंट का वैलिडिटी को चेक करने के लिए जो है वो शंकरी प्रसाद नाम के एक व्यक्ति जो है वो केस कर देते हैं 1951 में। शंकरी प्रसाद नाम के एक व्यक्ति 1951 में केस कर देते हैं कि ये जो फंडामेंटल जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया है 1951 का, जो कि ये क्या था फर्स्ट अमेंडमेंट, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, यानी जो संपत्ति का अधिकार था, इससे संबंधित ये केस था। और जो ये मतलब अमेंडमेंट था, और ये राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार जो है वो छीन लिया गया था कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो नहीं रहेगा। और इसी चीज को जो है वो शंकरी प्रसाद नाम के एक व्यक्ति जो है वो चैलेंज करते हैं कि ये जो अमेंडमेंट हुआ है, ये अमेंडमेंट जो है वो गलत है। और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो केस जाता है, और यहाँ पर जो है वो बातें होती हैं, सुप्रीम कोर्ट तरह तरह का दलील देता है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट जो वर्डिक्ट देता है वो वर्डिक्ट देता है कि पार्लियामेंट को शक्ति है, पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, 368 आर्टिकल के अंतर्गत पार्लियामेंट को शक्ति है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, उसमें सुधार जो है वो कर सकता है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। यानी कि पहली बार इस शंकरी प्रसाद केस ने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट को भी अमेंड करने का शक्ति है। यानी कि फंडामेंटल राइट भी जो है वो हमारा एब्सोल्यूट नहीं है,
इसका नतीजा ये निकला कि हमारा एफआर जो है वो भी एब्सोल्यूट नहीं है, इसको भी अमेंड किया जा सकता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 1951 में शंकरी प्रसाद केस में जो है वो बताया। कोई दिक्कत यहां तक? विस्तार से इसको समझिएगा थोड़ा सा। सुप्रीम कोर्ट ने 1951 में शंकरी प्रसाद के केस में यह फैसला दिया कि पार्लियामेंट को आर्टिकल 368 के अंतर्गत चेंजेस करने का, अमेंडमेंट करने का अधिकार है और वो फंडामेंटल राइट को भी जो है वो अमेंड कर सकती है आर्टिकल 368 को यूज करके। तो ये जो है वो आ गया। और इसमें फिर एक कंफ्लिक्ट आया कि आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो है वो ऑर्डिनरी लॉ जो वहां पे शब्द दिया गया, जो लॉ दिया गया वहां पे आर्टिकल 13 के अंतर्गत कहता है कि कोई भी लॉ जो है वो आपका जो फंडामेंटल राइट को हनन कर रहा है वो जो है आपको जो है वो लागू नहीं होता है, यानी कि वो जो है इनवैलिड हो जाता है, ये आर्टिकल 13 कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जो आर्टिकल 13 में जो लॉ शब्द का चर्चा किया गया है वो ऑर्डिनरी लॉ के बारे में किया गया। और हमने अभी थोड़ा देर पहले समझा कि ऑर्डिनरी लॉ क्या है। तो कोर्ट ने यह बताने का प्रयास किया कि जो आर्टिकल 13 में लॉ बचाने की बात कर रहा है, आर्टिकल 13 में कह रहा है कि जो लॉ एफआर को हनन करे वो लॉ इनवैलिड हो जाएगा, इनवैलिड है, ये आर्टिकल हमारा 13 कहता है। तो यहां पर आर्टिकल 13 में ये सवाल पूछा गया कि ये लॉ किस लॉ की बात कर रहे हैं। हमने देखा ना 3 तरह के लॉ बना सकते हैं भाई। एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बना सकते हैं जिसको अमेंडमेंट वाला लॉ बना सकते हैं, एक जो है वो हम लोग ऑर्डिनरी लॉ बना सकते हैं पार्लियामेंट्री, और एक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बना सकते हैं। तो ये लॉ, ये केवल लॉ लिख दिया, कौन वाला लॉ, कौन सा लॉ, ये तो स्पष्ट नहीं लिखा है। तो कोर्ट ने ये बात की व्याख्या की कि जो 13 में जो लॉ शब्द है ना, वो लॉ शब्द जो है वो हमारा अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहा है, वो हमारा ऑर्डिनरी लॉ की बात कर रहा है। तो यानी कि तो वो कोर्ट ने जो फंडामेंटल राइट के अमेंडमेंट है, इस अमेंडमेंट को किसी भी तरह से जो है वो सही ठहराया कि अगर अमेंडमेंट हो रहा है और 13 का वायलेट हो रहा है तो 13 में जो लॉ बात किया गया वो ऑर्डिनरी लॉ के बारे में बात किया, साधारण लॉ के बारे में बात किया गया, फंडामेंटल लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बात नहीं किया गया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बताया। यानी कि इसको अगर हम लोग सम अप करें तो सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद के केस में 3 बातें कही। पहला, ये पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, करने की शक्ति कहां से आई, 368 आर्टिकल से। दूसरा, जो अमेंड करेगा वो एफआर को भी अमेंड कर सकता है। और तीसरी बात, जो एफआर में आर्टिकल 13 में जो बात लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा कानून बन गया जो एफआर का जो है वो उल्लंघन कर रहा है, कोई ऐसा लॉ बन गया जो एफआर का उल्लंघन कर रहा है, तो वो लॉ इनवैलिड हो जाता है। उसमें इस लॉ टर्म को भी कोर्ट ने डिफाइन कर दिया कि ये लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में नहीं बोल रहा है, ये जो है वो ऑर्डिनरी लॉ के बारे में बोल रहा है, पार्लियामेंट्री लॉ के बारे में बोल रहा है। जो संविधान में हमारे फोरफादर्स ने लिखा है वो ऑर्डिनरी लॉ के बारे में लिखा है कि कोई ऑर्डिनरी लॉ ऐसा लॉ बन गया जो हमारा एफआर को अमेंड चेंज कर रहा है या एफआर को छीन रहा है, तो वो हमारा जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जो एफआर को जो है वो अफेक्ट कर रहा है, वो आर्टिकल 13 के एम्बिट में नहीं आएगा, आर्टिकल 13 के अंदर नहीं आएगा। ऐसा व्याख्या शंकरी प्रसाद के केस में जो है वो कोर्ट ने की। तो क्लियर है शंकरी प्रसाद का केस क्या था और इसका क्या नतीजा निकला, क्योंकि यही बैकग्राउंड है, यही प्लेटफॉर्म है आगे के केस का। यहां तक में किसी को कोई सवाल है? सर सेकंड वर्डिक्ट क्या बताया सर, अमेंडमेंट के नाम है फंडामेंटल राइट्स। पहला बात बताया कि पार्लियामेंट को यह शक्ति है कि दूसरा वर्डिक्ट ये बताया कि फंडामेंटल राइट भी अमेंडेबल है। ओके सर, थैंक यू। एफआर को भी आप अमेंड कर सकते हैं। हम रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए, जब एफआर को हम लोग अमेंड कर सकते हैं, ठीक है, यहां पे सवाल ये उठा कि अगर एफआर को अमेंड किए तो 13 भी एक एफआर है और आर्टिकल 13 में जो है ये बात लिखा है कि कोई ऐसा अमेंडमेंट या कोई ऐसा चेंज जो हमारे एफआर को छीन रहा है। तो शंकरी प्रसाद के केस में क्या हो रहा था, राइट टू प्रॉपर्टी को ना छीन रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी को छीन रहा है। तो ये क्या हो रहा है, पहले तो एफआर के अंतर्गत था ना वो, तो एफआर को छीन रहा है।
आर्टिकल 13 क्या कहता है कि कोई भी तरह का चीज जो एफआर को हमारे छीन रहा है, हनन कर रहा है, एफआर को वायलेट कर रहा है, तो वो इनवैलिड हो जाएगा। ऐसा कोई भी लॉ, तो ये कोई भी लॉ है, तो कोर्ट ने ये बताया कि जो वो लॉ वहां पे बात कर रहा है ना, वो ऑर्डिनरी लॉ का बात कर रहा है, अमेंडमेंट वाला बात नहीं कर रहा है। लॉ जो है वो अमेंडमेंट और लॉ में अंतर है ना। कानून बनाया हमने, ऑर्डिनरी लॉ बनाया, सांस लेने पे कानून बनाया, गाड़ी चलाने पे कानून बनाया, हमने जो है इंटरनेट यूज करने पे कानून बनाया, लेकिन वो हो गया लॉ। लेकिन हमने जो एफआर वाला किया वो हमने लॉ ना बना के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, ना कि कोई नया लॉ बनाया। जो पहले से चीज थी उसमें जो हमने तोड़फोड़ किया, तो ये लॉ शब्द तो वहां पे लागू ही नहीं हो रहा है। ये लॉ जो है वो इस अमेंडमेंट पे जो है वो, अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ, अमेंडमेंट तो लॉ नहीं ना है भाई, अमेंडमेंट लॉ नहीं है, हम बदल रहे हैं। मतलब हम जो है वो मान लीजिए अपने घर में जो है मेरा सामने जो है वो बरांडा है, इस बरांडा को जो है वो हम चेंज करके बेडरूम बना रहे हैं, तो ये मेरा बरांडा को हम चेंज करके अगर बेडरूम बना रहे हैं, तो ये मेरे घर का हम अमेंड कर रहे हैं ना, हम उसको रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं ना, नया रूम में ना बना रहे हैं, नया रूम नहीं बना रहे। तो वही बात कोर्ट ने कहा कि हम लोग जो है वो एफआर में अमेंड कर रहे हैं, एफआर जो पहले था उसको चेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं। एफआर तो एफआर है, लेकिन एफआर में हम लोग जो है वो अमेंड कर रहे हैं। और वहां पे जो बात लिखा है वो लिखा है कि लॉ है, कोई लॉ अगर ऐसा आ गया तो वो लॉ अगर एफआर को छीन रहा है तो वो लॉ गलत हो जाएगा या वो नहीं वैलिड होगा। तो हम लोग अमेंड कर रहे हैं, बल्कि लॉ नहीं ला रहे हैं, हम लोग जो है वो अमेंड कर रहे हैं, लॉ नहीं ला रहे हैं। इस शंकरी प्रसाद केस में जो हम लोगों ने राइट टू प्रॉपर्टी को छीना, हमने हटाया, ये हटाया हमने, ये पहले से था, इसको हमने हटाया, ये कोई कानून नहीं है, ये लॉ नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है। और उसने पहले ही बता दिया था कि अमेंडमेंट जो है वो कर सकते हैं 368 के अंतर्गत, लेकिन हम लोग 368 के अंतर्गत लॉ नहीं ना बना सकते हैं, नया नियम नहीं ना बना सकते हैं। तो यही बात जो है वो कोर्ट जो है वो डिफाइन करता है। समझ में आई कि फिर कंफ्यूजन है? एक बार और बता दें। नहीं सर, क्लियर है सर। देखिए एक बार और हम कुछ लोगों को ना भी क्लियर हो, लॉ और अमेंडमेंट ये दोनों को समझिए। मान लीजिए आपका ये घर है, घर में आपके 4 कमरे हैं, बेडरूम, 2 बेडरूम, किचन, हॉल, ठीक है। अब आपका मन किया कि हम जो है वो एक के बेडरूम में मेरा काम चल रहा है, हम 2 तल्ला बनाएंगे, नीचे वाले को हॉल का साइज छोटा पड़ रहा है, हम पूरे को हॉल बना लेंगे इसको। तो आपने क्या किया? नया कुछ नहीं बनाया, लेकिन बीच का दीवार तोड़ के जो है वो अपने घर इसी बेसिक पे जो है वो अपना पूरा हॉल बना लिया। तो दिस इज अमेंडमेंट, आपने बदलाव किया। लेकिन इसी में अगर आप एक नया रूम बनाते तो दिस इज एक्स्ट्रा, है ना, तो ये एक्स्ट्रा था, तो आपने ये नहीं किया, आपने जो है वो अपने इसी घर में जो है वो चेंजेस किया। इसको हम लोग कह रहे हैं अमेंडमेंट। लॉ क्या है कि हमारे पास ये घर है, 4 रूम है भाई, 2 बेडरूम है, किचन है और हॉल है। अब हमको एक्स्ट्रा जरूरत पड़ रहा है कि अब हम एक जो है वो पार्किंग और लिविंग रूम बनाएंगे, तो एक यहाँ पे हमने पार्किंग बना दिया और एक यहाँ पे लिविंग रूम बना दिया। ये हमने क्या किया? ये एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया। ये हमारे संविधान में नहीं था, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं था, इसमें हमने एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर लाया। तो लॉ जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, लॉ जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, और अमेंडमेंट जो है वो हमारे लिखित संविधान पे जो हमारा 368 वो आर्टिकल हुआ करता था, उसी में जो है वो चेंजेस आ रहा है, उसी में जोड़ घटाव बदलाव आ रहा है। और लॉ जो है वो फ्रेश विषयों पर जो है वो आ सकता है। और आर्टिकल 13 कह रहा है कि एनी लॉ, यानी कि अब बाद में डिसाइड करेंगे कि ये जो हमने नया 2 को कंस्ट्रक्शन किया, ये मेरी जमीन पे कर दिया कि सरकारी जमीन पे कर दिया कि कैसे कर दिया, ये कंस्ट्रक्शन जो हमारा एक्स्ट्रा हो गया, ये वैलिड कंस्ट्रक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ये लॉ का विषय है। ये जो हमने नया लॉ लाया, ये न्यू लॉ मान लीजिए किसी चीज पर लाया, तो ये लॉ जो है वो कैसा लॉ है, मान्य है नहीं है, वो अलग विषय है। लेकिन हमने जो अमेंड किया, तो हमने अपने ही प्रॉपर्टी में अमेंड किया, अपने जमीन के अंदर जो है वो अमेंड किया। तो ये अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ। ये बात इसने क्लियर बता दी कि अमेंडमेंट जो है वो लॉ नहीं है, अमेंडमेंट है, लॉ है। और आर्टिकल 13 में जो लॉ की बात कर रहा है, जिस लॉ टर्म को वहां पे किया गया है, वो इस एक्स्ट्रा वाले लॉ की बात कर रहा है, ना कि इस अमेंडमेंट वाले लॉ की बात नहीं कर रहा है। तो ये दोनों चीज को भी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया शंकरी प्रसाद केस में। तो क्या क्या बातें क्लियर हुई? पहले कि पार्लियामेंट को शक्ति है 368 के तहत अमेंड करने की। दूसरी बात कही कि जो
एफआर को भी अमेंड कर सकता है। जो ये शक्ति है, इस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए एफआर को अमेंड कर सकता है। और तीसरा बात ये कहा कि लॉ जो है वो ऑर्डिनरी लॉ है। जो शब्द 13 में जो लॉ की चर्चा की है, आर्टिकल 13 में जो लॉ शब्द है वो ऑर्डिनरी लॉ शब्द के बारे में है, DINARY, ऑर्डिनरी लॉ के बारे में जो है वो है, न कि अमेंडमेंट के बारे में है। तो ये तीन बातें जो है वो शंकरी प्रसाद केस में जो है वो निकलकर सामने आई और ये बात इस्टेब्लिश हो गई कि फंडामेंटल राइट को जो है वो अमेंड कर सकते हैं। कोर्ट ने ये बात बता दिया शंकरी प्रसाद केस में। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है अब? यस सर। वेरी गुड। तो शंकरी प्रसाद केस के बाद भाई सब चीज ठीक ठीक होने लगा, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर आया हमारा 1960 में बेरूवारी यूनियन। बेरूवारी यूनियन ये भी कुछ कुछ जो है वो चीजों को लेकर के आया। वर्सेस अननोन, ये भी केस एक अल्टरे है। ये ना भारत सरकार है, ना कोई राज्य सरकार है, ना कोई इंडिविजुअल है। ये केस जो अपने आप में ही अननोन है। तो ये बेरूवारी यूनियन वर्सेस अननोन। अब इसमें जो है वो प्रीएम्बल पे चर्चा हो गई। प्रीएम्बल पर जो है वो चर्चा हो गई कि जो हमारा प्रस्तावना है वो क्या है। जो हमारा प्रस्तावना है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू डैश 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 डैश, जो हम लोग करते हैं, तो वो प्रेम्बल का विषय जो है यहाँ पर उठ गया। और इसमें जो है वो बताया कोर्ट ने कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट नहीं है। प्रियम्बल जो है वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, ऐसा कोर्ट ने बताया बेरूवारी यूनियन केस में। इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा कि बेरूवारी यूनियन केस है क्या। तो हम लोग जानते हैं कि रेडक्लिफ साहब को जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है वो लाइन बनाने के लिए बनाया गया था, जिनका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ, RADCLI FFE, RADCLI रेडक्लिफ, सिरिल रेडक्लिफ। इनको जो है वो भारत पाकिस्तान का सीमा निर्धारण करने के लिए जो है वो बता दिया गया था, बोल दिया गया था कि भारत पाकिस्तान के बीच का जो सीमा है उसका जो है वो आप निर्धारण जो है वो करिए। चलिए, तो लगभग जाइए ऐसा ही हमारा इधर से ये थोड़ा सा सीधा रहता है, जो भी है समझ में आ रहा है। तो क्या हुआ कि इधर पाकिस्तान वाले साइड में तो इधर भी पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान, और इधर जो ये हमारा आज का बांग्लादेश है ये था वेस्ट पाकिस्तान। तो ये जो इधर ईस्ट पाकिस्तान वाला साइड का तो डिस्प्यूट नहीं था बेरूवारी में, लेकिन ये जो इधर वाला जो हिस्सा था, जो बांग्लादेश का आज का हिस्सा है, इस हिस्सा में जो है वो कुछ डिस्प्यूट जो है वो आ गया और बेरूवारी यूनियन जो है वो हिस्सा था। बेरूवारी यूनियन नंबर इसका 12 था, बेरूवारी यूनियन नंबर 12, एरिया का नाम था बेरूवारी यूनियन नंबर 12। तो ये बेरूवारी यूनियन नंबर 12 जो है वो कुछ हिस्सा जो है वो बांग्लादेश साइड पड़ रहा था और कुछ हिस्सा जो है वो इधर बाउंड्री साइड में जो है वो पड़ रहा था। यानी कुछ ऐसा क्षेत्र था जो इधर और इधर के बीच में जो है वो फंसा हुआ था कि वो इस तरफ का एरिया रहेगा या इस तरफ का एरिया जो है वो रहेगा। उसी में ये जो बेरूवारी यूनियन है ये भी जो है वो एक जगह जो है वो आ गया जिसका नाम था बेरूवारी यूनियन नंबर 12। इस जगह का नाम था बेरूवारी यूनियन नंबर 12, जहां पे लगभग 10,000 से 12,000 आदमी के आसपास का जो है वो आबादी था, पॉपुलेशन था। और ये सिक्किम, बंगाल और वेस्ट पाकिस्तान, इस दोनों के बीच का ही कुछ एरिया जो है वो यहाँ पर पड़ता था और इसका एरिया कुल 8.75 स्क्वायर किलोमीटर था। 8.75 किलोमीटर स्क्वायर का जो वो एरिया था और लगभग यही 12,000, 10 से 12,000 जो है वो वहां पर आबादी जो है वो थी। 10 है ये, ठीक है। तो 10 से 12,000 की जो है वो आबादी थी और ये जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट,
जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में है। तो ये जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का जो है वो पार्ट था यूनियन नंबर 12। और इसमें जो हमारा रेडक्लिफ साहब थे, इन दोनों जो रेखांकित किया, तो क्या हुआ कि ये जो हमारा बेरूबारी यूनियन पार्ट था और उधर का भी कोई एक पार्ट था, इस दोनों के बीच में म्यूचुअल हमारे जो नेहरू साहब हैं और जो थे, और उधर से जो है वो नून क्या नाम था उनका, फिरोज खान नून, उधर से फिरोज खान नून, पाकिस्तान की तरफ से फिरोज खान नून NNN। तो ये नेहरू और फिरोज खान नून, ये दोनों जो है बोले कि ठीक है, ये जो बेरूबारी यूनियन उधर वाला पार्ट आ रहा है वह भारत तरफ रख लीजिए, और जो इधर जो भारत का पार्ट आ रहा है मेरे पाकिस्तान साइड में, उसको पाकिस्तान जो है वो रख लेगा। यानी कि एक्सचेंज करिए, इसको इधर दीजिए और इसको जो है वो इधर दीजिए। तो इस तरह का जो है कुछ इन दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ। रेडक्लिफ भी जो है इसी बात को जो है वो बोले कि बेरूबारी यूनियन को जो है भारत में करो और उधर का एक हिस्सा जो है वो उसको पाकिस्तान में जो है वो करो। तो और ये दोनों के बीच में जो है वो म्यूचुअली कर लो, म्यूचुअली जो है इन दोनों को एक्सचेंज कर लो। इसमें ही मत देखो कि मेरा 1 इंची जमीन ज्यादा चला गया या हाफ इंची जो है वो कम चला गया, या इसको ज्यादा मिल गया इसको कम मिल गया, ये सब चीज मत देखो। बस इस बेरूबारी यूनियन नंबर 12 को जो है भारत की तरफ कर लो और उधर वाला जो है वो उधर वाला हिस्सा जो है उसको पाकिस्तान की तरफ कर लो। तो इस तरह का जो है वो एक एग्रीमेंट जो है वो आया, जिसको हम लोग जो है वो नेहरू फिरोज एग्रीमेंट या नेहरू नून एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं, नेहरू नून एग्रीमेंट। तो ये नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ और ये किसके देखरेख में हुआ, तो रेडक्लिफ के देखरेख में जो है वो किया गया। तो ये जो है वो बेरूबारी यूनियन का जो है वो हिस्सा आया। अब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे रिलेटेड हो गया, सबसे बड़ा सवाल जो है ये आया। इसमें जो हमारा प्रीएम्बल है ये कहां से आ गया? ये तो जमीन का हिस्सा है भाई, बदला बदली हो गया। जमीन का हिस्सा था, बदला बदली हो गया, ठीक है। जैसे मान कहते हैं ना कि खेत है, यहाँ से जो 4 हिस्सा है, तो ये 6 हिस्सा है इस तरह से, और ये हिस्सा मेरा है, तो हम इस आदमी और इस आदमी ये हिस्सा दूसरे का है, तो हम बोले कि ये दोनों बगल का हिस्सा हमको दे दो, तुम मेरा ये दोनों बगल का हिस्सा रख लीजिए, मेरा बगल का हो जाएगा, ये मेरा बगल का हो जाएगा, ये मेरा अपना, ये मेरा अपना, और आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लिए। तो समझ लीजिए ये भी जो है वो उसी तरह का नेहरू और नून के बीच में जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया कि तुम ये वाला इधर ले लो, हम वो वाला उधर ले लेंगे, और ये सब रेडक्लिफ के अध्यक्षता में हो गया। अब ये तो जमीन का बदला बदली में प्रीएम्बल कैसे इफेक्ट हो गया भैया, सबसे बड़ा सवाल यही आ गया कि यहाँ प्रीएम्बल कैसे आ गया। अब ये जो इम्प्लीमेंटेशन लागू हो रहा था, जो रेडक्लिफ ने प्रोविजन बनाया, ये जब लागू हो रहा था तो कुछ कानूनी दांवपेच निकल कर आया, कुछ जो है वो कानूनी दांवपेच निकल के आया कि जो बेरूबानी और जो दूसरा एनक्लेव जो हम लोग आपस में जो चेंज कर रहे हैं, वो क्या आर्टिकल 3 जो हमारा है संविधान का, आर्टिकल नंबर 3, उसको तो उल्लंघन नहीं कर रहा है। आर्टिकल 3 क्या है भाई, कि पार्लियामेंट को पावर है कि वो कोई भी स्टेट को, नया स्टेट को फॉर्म कर सकता है या अल्टर कर सकता है उसके बाउंड्री को, या फिर जो है वो टेरिटरी को हथिया सकता है, ये सब शक्ति है। किसी स्टेट का एरिया को छोटा कर सकता है, डिमिनिश कर सकता है, ये सब तरह का शक्ति है। स्टेट का नाम जो बदलता है, नेम चेंज जो कर सकता है, जैसे उड़ीसा ओडिशा हो गया, तो इस तरह का जो चेंजेस होता है, उत्तरांचल उत्तराखंड हो गया, तो स्टेट का नेम वगैरह जो चेंज हम लोग करने का काम जो है वो करते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत ही जो है वो आ जाती हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि इस इंप्लीमेंट करने के चक्कर में हमने देखा कि कहीं हमारा आर्टिकल 3 तो वायलेशन नहीं ना हो रहा है, तो यानी कि अगर 3 वायलेशन होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो गया। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन कोई भी चीज करता है तो हमारे यहाँ नल एंड वाइड हो जाता है। कोई भी चीज हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर ये एक्सचेंज, ये जो हमारा क्या था 8.75 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया चेंज कर रहे हैं, आपस में हम लोग बदल रहे हैं, ये हमारे आर्टिकल 3 को तो हैम्पर नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन को हैम्पर कर रहा है, यानी ये नल एंड वाइड हो जाएगा। तो ये इसमें पहला बात का लीगल इशू इसमें निकल के आया, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं कर रहा है। उसके बाद फिर आर्टिकल 368 तो ऑब्वियस है इन्वॉल्व होगा, 368 क्योंकि अमेंडमेंट पावर है।
तो अगर हम लोग कुछ इधर उधर कर रहे हैं तो हम आर्टिकल 3 को यूज कर रहे हैं, और आर्टिकल 3 को यूज कर रहे हैं अगर, तो 3 में अगर कुछ हम चेंजेस कर रहे हैं तो वो 368 की कसौटी पर तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो जो आर्टिकल 3 में हम सूटेबल अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, इस अमेंडमेंट से जो हम बेरूबारी यूनियन को अपने अंदर लेंगे, ये हमारा आर्टिकल 368 का पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब कोर्ट जो है वो इसको भी जज करेगा कि 368 का सही इस्तेमाल हुआ है कि नहीं, या मां मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया वाला बात जो है वो निकल कर आ जाएगा ऋतिक रोशन वाली की 368 में जो है वो कहीं गलत शक्तियों का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल 3, आर्टिकल 368 दोनों यहां पर इन्वॉल्व हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि प्रेसिडेंट को एक पावर है आर्टिकल 143 के अंतर्गत। आर्टिकल 143 कोई बता सकते हैं क्या आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट से रिलेटेड है? सर सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस लेते हैं प्रेसिडेंट। यस, वेरी गुड। तो प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी मैटर पर सुप्रीम कोर्ट से जो है वो ये ले सकते हैं, क्योंकि हमको ये बेरूबारी यूनियन को अंदर करना था, अपने बाउंड्री में चेंजेस करना था, पार्लियामेंट के थ्रू करना था, एक्ट लाके करना था। तो हमको क्या करना होगा भाई? प्रेसिडेंट साहब से तो पास करवाना होगा ना, प्रेसिडेंट साहब से पास करवाना होगा। तो अगर प्रेसिडेंट साहब से पास करवाना होगा तो प्रेसिडेंट साहब कोर्टे से ना पूछेंगे कि भैया ये सही हुआ ना, कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं ना हैम्पर हो रहा है। तो प्रेसिडेंट भी जो है यहाँ पर 143 के अंतर्गत जो है वो इन्वॉल्व हो गए। तो आर्टिकल 3 इन्वॉल्व हो गया, आर्टिकल 143 इन्वॉल्व हो गया, प्रेसिडेंट इन्वॉल्व हो गए, आर्टिकल 368 इन्वॉल्व हो गया। इन सारी चीजों में अगर हम बेरूबारी यूनियन को अंदर करते हैं तो इतना इतना कॉन्स्टिट्यूशन पे हमको खरा उसको करना होगा कि ये भी डैमेज ना हो, ये भी डिस्टर्ब ना हो, और ये भी डिस्टर्ब ना हो। तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर निकल के आ गई। तो यही सब यहाँ पे आया, सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट करने का पावर जो आता है। अब इस बीच में क्या हुआ कि बहुत तरह का बात जो है वो निकल के आया, और इसमें जो है वो बस जो है वो कोर्ट में आर्ग्यूमेंट होने लगा, कोर्ट में चली गई बातें बेरूबारी यूनियन की कि अब गार्जियन तो कोर्ट ही है, कोर्ट डिसाइड करेगा बेरूबारी यूनियन में। तो बेरूबारी यूनियन में क्या हो गया कि इसमें रिजल्टेंट क्या है हम लोग पहले जान लेते हैं कि प्रियम्बल को पार्ट नहीं माना, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट। ये फैक्ट हम लोग ध्यान में रखते हैं, ठीक है। ये प्रियम्बल जो है वो जो हमारा प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का एक हिस्सा नहीं है। तो अब क्या हुआ कि यूनियन गवर्नमेंट जो है इस एग्रीमेंट को लागू करने के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दलील दिया कि इसमें जो जो पार्टीज हैं वो सारे तैयार हैं, यानी भारत तैयार है, पाकिस्तान तैयार है, प्लस 10-12 हजार आदमी जो है वो भी तैयार हैं, तीनों में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो तीनों को खुश करके जो इस अमेंडमेंट को हम लोग ला रहे हैं, यही या इस क्षेत्राधिकार में आर्टिकल 3 में जो हम लोग चेंज कर रहे हैं या आर्टिकल 3 का इस्तेमाल कर रहे हैं, यही बेस्ट पॉसिबल वे है इस डिस्प्यूट को जो है वो करने का, और इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का, और अपना टेरिटरी को सॉवरेन बनाने का जो है वो यही सबसे अच्छा उपाय है। कोर्ट में पहला ये दलील बोला। उसके बाद क्या है, क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस कंटेंशन से, इस विवाद से जो है वो खुश नहीं हुआ, इस तर्क से जो है वो खुश नहीं हुआ, और बोला कि जो हम लोग यहाँ पे जो जमीन का इधर उधर कर रहे हैं वो उसको बोला कि एक अवार्ड है, ये एक अवार्ड है। रेड क्लिफ जो है वो हम लोगों को एक अवार्ड देके जा रहे हैं। अब ये अवार्ड क्या है? ये अवार्ड अनडिफाइंड है। ये जो उन्होंने दलील दिया कि ये जो रेड क्लिफ, जो क्योंकि रेड क्लिफ के नेतृत्व में हुआ था, तो रेड क्लिफ ने जो है ये एक्सचेंज का अवार्ड हम लोग को दिया। जैसे हम लोग को अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर, अगस्त अवार्ड था, कम्युनल अवार्ड था, तो उन लोग को जो है वो अवार्ड के नाम से जो है बोला जाता था। तो इसको बोला कि ये रेड क्लिफ का अवार्ड है, रेड क्लिफ के तरफ से जो है वो, रेड क्लिफ के तरफ से हम लोगों का अवार्ड है। अब ये क्या अवार्ड है? ये अनडिफाइंड है। और इसमें बोला कि लेकिन खुश तीनों पार्टी है, तीन जो स्टेक होल्डर है ये तीनों खुश है इसमें। तो
ये थोड़ा सा एम्बिगुअस स्थिति हो गया कोर्ट के लिए, स्पष्ट स्थिति नहीं हुई कि रेडक्लिफ का अवार्ड है और इस रेडक्लिफ के अवार्ड से तीनों पार्टी खुश है। तो इस पर जो है वो कोर्ट खुश नहीं हुआ और बोला कि जो ये जो इस पर जो दलीलें रखी गई हैं ये दलील जो है वो सही नहीं है। और प्रियम्बल से लेकर के जो है वो बताए कि प्रियम्बल भी जो है वो हमारे यहाँ पार्ट नहीं आता है, क्योंकि उसमें हम लोग को सॉवरिन स्टेट जो है वो बनाना है। तो सॉवरिनिटी जो है वो हमारी वो कहां से स्टैब्लिश हुई, हमारी सॉवरिनिटी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संप्रभुता। जो संप्रभुता है, जो भारत एक संप्रभु राज्य है, वो इस अवार्ड के अस्पष्ट होने के वजह से ये सॉवरिनिटी जो है वो कैसे स्टैब्लिश हुई। कोर्ट ने ये सवाल पूछ दिया, कैसे हम सॉवरिन रह गए, हमारे फैसले तो ये रेडक्लिफ कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इसमें जो तीन पार्टी है, तीन स्टेक होल्डर है, ये तीनों खुश हैं, तो हम काहे का सॉवरिन हो गए, फैसला हमारा कोई और कर रहा है, खुश इसमें हम हो रहे हैं, तो हमारा क्षेत्र का फैसला हम कहां से कर रहे हैं। तो हमारी सॉवरिनिटी जो है इस रेडक्लिफ के फैसले से जो चैलेंज हो गई, हमारी संप्रभु। क्या हमको कोई थर्ड पार्टी रेडक्लिफ ने कोई फैसला सुना दिया, कोई अवार्ड दे दिया और उस अवार्ड से हम खुश हो रहे हैं, तो इस अवार्ड को मान लें, हम इस अवार्ड को मान लें कि नहीं अच्छा ही फैसला लिया होगा, या इसका कोई तर्क होना चाहिए। और तर्क यह है कि हम खुश तो हो रहे हैं, लेकिन ये खुश होने के चलते हमारी संप्रभुता खतरे में पड़ गई है, हमको कोई और गाइड कर रहा है, ठीक है, हमको कोई और गाइड कर रहा है। गाइड कौन कर रहा है, रेडक्लिफ कर रहा है। तो यही जो है वो कोर्ट ने सवाल उठा दिया कि ये अवार्ड जो किया गया है, जो जमीन का टुकड़ा एक्सचेंज कर रहे हैं, जिसको आप रेडक्लिफ अवार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, वो आर्टिकल 3, आर्टिकल 143 और 368 के साथ साथ हमारे सॉवरिनिटी को भी जो है वो चैलेंज कर रहा है। इस पर हमारे सरकार का कोई जवाब नहीं था, कोई तरह का वो तर्के नहीं दे पाया इस पे कि हमारी संप्रभुता कैसे बची रहेगी। हम अपने फैसले लेंगे तब ना हम बचे रहेंगे, हम दूसरे के फैसले से बोल रहे हैं कि इसमें खुशी हो रहा है, खुशी हो रहा है, तो गलत बात हो गया। तो यही बात जो है वो यहां पर आ गया। उसके बाद कोर्ट ने यह भी बात बताया कि आर्टिकल जो 1 है हमारा, यानी कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, इसके अंतर्गत एक और सब क्लॉज है 1 का 3 का सी। 1 का 3 का सी के अंतर्गत जो है वो ये बताता है कि इंडिया जो है वो यूनियन है, ठीक है, इंडिया जो है वो यूनियन है, फेडरेशन नहीं है, यूनियन है। और कोर्ट ने उस समय ये बताया कि 1 का 3 का सी जो है वो पार्लियामेंट को ये शक्ति नहीं देती है कि आप जमीन एक्वायर करिए, ये शक्ति नहीं देती है कि आप जो है वो टेरिटरी जो है वो एक्वायर करिए, आप जो है टेरिटरी एक्वायर करिए। ये बात उस समय कोर्ट ने कही कि आपको आर्टिकल 1 का 3 का सी जो है ये बात कहीं नहीं लिखता है कि आप एक्वायर करिए, आप उसमें चेंजेस करिए, अमेंड करिए, उसको यूनाइट करिए, उसको यूनियन बनाइए, लेकिन आप टेरिटरी एक्वायर करिएगा, ये आर्टिकल 1 का सी जो है वो नहीं करता है। वो सिर्फ ये कहता है कि इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, एक्वायर नहीं कर सकते हैं। अंतर को समझिए, हम जोड़ सकते हैं, हड़प नहीं सकते हैं, एक्वायर नहीं कर सकते, जीत के अपने तरफ जो है वो नहीं ले सकते, या किसी भी तरह से जो है वो हड़प नहीं कर सकते हैं। अपने में जोड़ लेंगे लेकिन हड़प नहीं सकते हैं, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो इन्होंने यही कहा कि जो आर्टिकल 1 का 3 है वो स्पष्ट कहते हैं कि इट मेक्स अ प्रोविजन फॉर एब्जॉर्प्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ फॉरेन टेरिटरीज व्हिच मे बी एक्वायर्ड बाय इंडिया, thus this provision is not in pursuance of any expansionist political philosophy under article 1 का 3 का सी। तो बहुत कानूनी तरह से जो है इसको समझाने का प्रयास किया गया। बस ये बात जो है वो समझिए कि दो चीजें ये बताएं यहाँ पे कि जो है पार्लियामेंट जो है वो सोवरेनिटी कैसे बच रहा है, और सोवरेनिटी कहाँ है, तो हमारे प्रियम्बल में है, वो कैसे हमारा बच रहा है। और दूसरा की है कि हम लोगों को जो आर्टिकल 1 के अंतर्गत जो पावर है यूनियन है, उसमें जो है वो हमको एक्वायर करने का जो है वो शक्ति को बारे में डिफाइन नहीं किया गया, 1 में तो नहीं डिफाइन किया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 368 पे फिर इस मैटर पे बहस आया कि अमेंडमेंट का प्रोसीड्योर क्या होना चाहिए। पार्लियामेंट को तो भाई शक्ति है, लेकिन किस प्रोसीड्योर से जो है वो शक्ति है। तो
द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द पावर टू अमेंड आर्टिकल 1। अब इसमें पार्लियामेंट जो है वो ये बोली कि हम लोग जो अमेंडमेंट कर देते हैं, अब हम लोग जो है वो अमेंडमेंट कर देते हैं, 1 में भी अमेंडमेंट कर देते हैं और अमेंड करके जो एक्वायर को भी उसमें जो है वो मान लेंगे कि हम एक्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बात जो है पार्लियामेंट ने कह दिया। यानी कि फिर पार्लियामेंट जो है वो अपनी शक्ति को बढ़ा लिया। अभी तक जो है वो 1 में हम लोगों को एक्वायर करने का बात नहीं लिखा गया था, लेकिन पार्लियामेंट में बोला कि हम लोग एक्वायर टर्म को भी डाल देते हैं तो हमारी शक्ति जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह का जो है वो पार्लियामेंट हर हथकंडा जो है वो अपनाने लगा कि कैसे कैसे जो है वो हमको जहां जहां लूप होल मिल रहा है वहां वहां हम चेंज कर देंगे। 1 में लूप होल मिल रहा है तो वहां हम एक्वायर का शब्द डाल देंगे। हमारा सोवरेन जो है वो नहीं हो रहा है तो हम सोवरेन शब्द पे जो है वो देखेंगे क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों पर जो है वो बहुत तरह का जो है वो बहस उस पर होने लगा और उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट कंक्लूड किया कि बहस हुआ, बहुत लंबा तरह का टेक्निकल बहस होता है इन सब चीजों पे, कंक्लूड किया कि आर्टिकल 3 के अंतर्गत पार्लियामेंट को कोई लॉ बनाना कंपिटेंट नहीं होगा। पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा, ऐसा कोर्ट ने बताया। ये जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा आर्टिकल 3 को अमेंड करना। कोई और आर्टिकल करिए अमेंड, लेकिन 3 को करिएगा तो ये कॉम्पिटेंट नहीं होगा, ये उतना प्रभावी, उतना सहायक, उतना अच्छा जो है वो बात नहीं होगा। पहला बात ये बोला, मतलब ये स्टेटमेंट दिया, द सुप्रीम कोर्ट कंक्लूडेड दैट it would not be competent to the parliament to make a law under article 3 of the constitution for the purpose of implementing the agreement। और हम इस 3 को क्यों कर रहे हैं, क्यों अमेंड कर रहे हैं? सिर्फ एक एग्रीमेंट को इतना बड़ा भारत में छोड़ के 8.75 किलोमीटर का स्क्वायर एरिया को अपने तरफ हथियाने के लिए हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 में ही अमेंड कर देंगे, ये उतना सही बात नहीं होगा, ये कॉम्पिटेंट बात जो है वो नहीं होगा, ये उतना लाभप्रद बात जो है वो नहीं होगा। इस एरिया को अपने अंदर करने के लिए कोई और विधि निकालिए। तो कोर्ट ने जो है वो ऐसा बात कहा। दूसरा बात क्या कहा कि अगर आप ऐसा करिएगा तो इसके अंतर्गत आपको एक लॉ पास करना होगा आर्टिकल 368 के तहत, फिर ये 368 का मिसयूज हो जाएगा, यानी कि हम अपने संपत्ति को बढ़ाने के लिए 368 का मिसयूज कर रहे हैं। तो ये बात भी कोर्ट ने कहा। और उसके बाद जो है वो ये जो अमेंडमेंट जो हम लोग लाएंगे, इस अमेंडमेंट का नतीजा क्या निकलेगा? इस अमेंडमेंट को क्यों ला रहे हैं? सेसेशन करने के लिए, यानी किसी भूमि को हड़पने के लिए, किसी भूमि को जो है वो अपने तरफ हथियाने के लिए, इसीलिए ना हम कर रहे हैं इतना लंबा चौड़ा जो कर रहे हैं व्यवस्था कि हम 3 में अमेंड कर देंगे, 368 की शक्तियां को इस्तेमाल कर लेंगे। इन सबको करने के बाद मेरा नतीजा क्या निकलेगा कि हम किसी टेरिटरी को ना हथियाएंगे, हम जो है वो सेसेशन करेंगे और इसमें जो है वो कुछ हिस्सा पाकिस्तान को भी तो जाएगा। हमारा वाला पाकिस्तान को चल गया और पाकिस्तान वाला हमरे को आएगा। सिर्फ मेरा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं ना, ये जो हम चेंजेस करेंगे तो इससे हमको कुछ हिस्सा उसको भी तो देना और कुछ हमको मिलना, तो पाकिस्तान को भी तो लाभ हो रहा है इससे। तो ये सब चीज में कोर्ट बोला कि नहीं, बहुत फ्रूटफुल चीजें तो जो है वो यहाँ पर नहीं हो रही हैं और ये जो है वो इसको सही जो है वो कोर्ट पूरी तरह से नहीं मान सकता है। तो ऐसा